नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हमने पिछले वीडियो में बात ख़त्म की थी। हम लोग 2 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। तीसरे प्रश्न में गद्य गरिमा से गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका संक्षेप में उत्तर आपको उसी गद्यांश के आधार पर देना होता है। हमने आपको बताया है कि गद्य गरिमा में सबसे पहला जो पार्ट है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप निबंध है। आइए थोड़ी सी चर्चा वासुदेव शरण अग्रवाल जी पर कर लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के एक प्रकांड विद्वान थे और वे पुरातत्व संबंधी उपलब्धियों से हम लोगों को अवगत कराते हैं। उन्होंने 2 शोध प्रबंध प्रस्तुत किए हैं। पाणिनि कालीन भारत, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ये उनके 2 शोध हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के पद पर भी कार्य किया है। सेंट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट पद पर, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में ये व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई थी। भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई आदि संस्थाओं के ये सभापति के रूप में रह चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में 6 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, तो इनका बचपन भी लखनऊ में ही बीता। एक महान पुरातत्ववेत्ता, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य से संबंधित ज्ञान को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाले, संस्कृति और पुरातत्व के महान विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निधन 1967 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, इसी निबंध संग्रह का निबंध राष्ट्र का स्वरूप है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, वाग्धारा, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, कल्पलता, वेद विद्या, उर्ज्योति। संपादित इनके जो ग्रंथ हैं पद्मावत, श्रृंगारहार, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ। राधा कुमुद मुखर्जी के ग्रंथ हिंदू सिविलाइजेशन का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, हिंदू सभ्यता के नाम से। एक पुरातत्ववेत्ता, शोधकर्ता एवं संपादक के रूप में हिंदी जगत इनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं करेगा। आइए अब पाठ पर दृष्टिपात करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है ये पृथ्वीपुत्र का प्रतिनिधि निबंध है। पृथ्वीपुत्र जो इनका निबंध संग्रह है उसमें ये निबंध संकलित है। राष्ट्र है क्या, राष्ट्र बनता कैसे है, राष्ट्र का स्वरूप कैसे गठित होता है, इसी बात को इन्होंने अपने इस निबंध में प्रस्तुत किया है। राष्ट्र के स्वरूप में 3 प्रमुख तत्व हैं जो कार्य करते हैं। सबसे पहला धरती, भूमि, दूसरा धरती पर रहने वाले जन, और तीसरा उस जन की संस्कृति। अब आप देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धरती पर बसने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति, इन लोगों से संस्कृति जुड़ी और भूमि से लोग जुड़े, और तीनों को मिलाकर के सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है। सबसे पहला जो तत्व है वो भूमि है। भूमि
के साथ भूमि पर रहने वाले जन का संबंध जितना प्रगाढ़ होगा, राष्ट्र का जीवन उतना चिरस्थायी होगा। यही राष्ट्रवाद है। आज तो ढेर सारे राष्ट्रवादी घूम रहे हैं जो धरती को अपनी मां से भी अधिक सम्मान दे, अपनी मां माने। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती हमारी मां है और मैं इसका बेटा हूं, पुत्र हूं। ऐसा भाव जो रखता है वही सच्चे अर्थों में राष्ट्रहितैषी है। धरती के प्रति जिस प्रकार का प्रेम अपने खेतों के प्रति किसान के मन में होता है, उसी प्रकार से धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी धरती माता के प्रति अनुराग का भाव होना चाहिए। और यदि ऐसा हो तो धरती ही स्वर्ग है। स्वर्ग की हम कल्पना ही करते हैं, धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं यदि मां का भाव आ जाए सबके मन में। भारतीय तो धरती को मां कहते हैं। आप सुने होंगे कि हम जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय। चीन माता, पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता नहीं होता है, भारत माता की जय। भूमि पर हम रहते हैं। देखो, अधिकार कब बनता है? अधिकार बनता है विद्यार्थियों कर्तव्य से। जब हमें अपने कर्तव्य का बोध होगा तो हम अधिकार लेने के भागीदार स्वतः बन जाते हैं। धरती के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने स्वतः लिखा है कि माता के वरदानों को प्राप्त करने का अधिकारी वही पुत्र है जो माता के प्रति अपने दायित्व का बोध रखता है। धरती माँ को हम मूसर बनाएं, बंजर बनाएं, इनकी हरितिमा को छीन लें तो हम योग्य पुत्र नहीं हैं। धरती को समृद्ध बनाओ, सौंदर्यशालिनी बनाओ, और फिर इसके जो उपहार हैं, माता कभी भी भेदभाव नहीं करती है, अपने पुत्रों में कभी भेदभाव नहीं करती है। माँ का आशीर्वाद चाहे सुपुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, सबके लिए समभाव से जाता है। तो माँ के आशीर्वाद को ग्रहण करने का वही पुत्र अधिकारी है जो माँ के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जन्म दूसरा अंग है राष्ट्र का। जन के बिना तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बहुत बड़े बड़े भूखंड पड़े रहे, लोग नहीं थे, राष्ट्र नहीं था। जन महत्वपूर्ण अवयव है राष्ट्र के स्वरूप में। और जन का धरती के बीच जो आपसी संबंध है, जो प्रणाम भाव है, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता पृथ्वी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये जो प्रणाम भाव है, यही धरती से जन के संबंध को दृढ़ करता है। और इसी दृढ़ संबंध की नींव पर राष्ट्र का सुंदर भवन निर्मित होता है। और जब नींव की चट्टान मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी, तो उस पर जो भवन बनेगा उसका जीवन चिरस्थायी होगा। धरती और जन के बीच के संबंध पर राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है और जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया है। धरती और धरती पर रहने वाले लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब धरती को हम अपनी माता मान करके उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तभी हम श्रेष्ठ पुत्र हैं। अन्यथा पुत्र के अधः पतन को संसूचित करता है
यदि वह अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो। और तीसरा अंग है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। संस्कृति के बिना जन की कल्पना तो केवल छल है, ऐसा लिखा है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति है क्या? जीवन के बिटप का पुष्प जो है वही संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष का जो फूल है, जो सुंदर पक्ष है, सौंदर्य पक्ष है, संस्कृति का जो सौंदर्य पक्ष है, सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा को हम संस्कृति कह सकते हैं। हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं और ज्ञान के आधार पर जो सत्कर्म करते हैं, उसी से संस्कृति का सृजन होता है। आप हमेशा अच्छाई का अनुकरण करते हैं, जो अच्छा होता है उसी को ग्रहण करते हैं। भाई, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां ज्ञान है, जहां जहां कर्म है, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो चाहे कर्म का क्षेत्र हो, जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने रचा है, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में चाहे कर्म के क्षेत्र में, उन दोनों क्षेत्रों में हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन होता है। और जीवन का विकास ऐसे ही होता है। हम अपनी संस्कृतियों को ग्रहण करते हैं, उसमें परिष्कार करते हैं। संस्कृति के अंग यही है: साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, हमारे नैतिक मूल्य, जो कुछ भी विश्व कल्याण के लिए, आनंद के लिए किया जाता है और जिससे जन आनंदित होता है, प्रमुदित होता है, वे सारे भाव राष्ट्र की स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक है। और वही संस्कृति का पक्ष है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा पड़ा है, जहां से आनंद की भरपूर वृद्धि होती है, मन आनंदित होता है। हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला आदि के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, वो हमारे लिए गौरव का विषय है, उस पर हम गर्व करते हैं। आप इस तरह से भी संस्कृति को समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे राष्ट्र में हमें गौरवान्वित करने वाला किया गया है, वह हमारी संस्कृति का अंग है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा कि हम उसी राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। यदि हम वर्तमान को रोकना चाहें कि बस जो है ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इसको हम यहीं पे रोक लें ना। हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया, इसको आगे बढ़ाया, हमसे जो बन पड़े वो हम करके इसको फिर अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर। ऐसे ही राष्ट्र का वासुदेव शरण अग्रवाल जी स्वागत करते हैं। ये राष्ट्र का स्वरूप बहुत सुंदर निबंध है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगले वीडियो में गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।